यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपा करके आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे मुझे आगे वीडियो बनाने में और उत्साह मिले। नमस्कार। लाल किताब की दुनिया में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं काफ़ी अंतराल के बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इसके पीछे वजह है कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसके पीछे काफ़ी रिसर्च करता हूँ और अपने एक्सपीरियंसेस भी उसमें मिलाता हूँ। उसके बाद जब कोई चीज़ मुझे सही लगती है तो वही चीज़ आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा लाल किताब की दुनिया के नाम से जो मैं चैनल चला रहा हूँ उसका कोई व्यावसायिक इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ इसमें आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और ये एक्सपीरियंस बताते बताते मैं थोड़े बहुत कंसल्टेशन भी कर रहा हूँ फ्री में। कई लोग पूछते हैं कि आपकी कंसल्टेशन फ़ीस कितनी है, अब क्या करते हैं, तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरी कंसल्टेशन फ़ीस कुछ भी नहीं है और मैं मुझसे जितना सामर्थ्य है मैं बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मेरे पास ये प्रश्न आ रहे हैं तो उनसे मेरा अनुरोध है कि जल्दी ना करें। आप लोग प्रश्न पूछने के बाद ही कुछ समय बाद रिमाइंडर देना शुरू कर देते हो, तो उससे क्या होता है कि कोई चीज़ हल नहीं होती। मुझे भी जल्दी हो जाती है और मैं आप लोगों के प्रश्न सही तरीके से ना देख पाऊँगा तो उत्तर भी कहाँ से दूँगा। तो आपको ये बिल्कुल दिल में रखना चाहिए कि आपने अगर मुझसे प्रश्न पूछा है तो मैं उसका जवाब दूंगा ज़रूर, चाहे देर से दूं लेकिन दूंगा ज़रूर, क्योंकि मुझे लाल किताब के अनुसार कुंडली देखने में मुझे वक्त लगता है। मैं छोटी से छोटी प्रश्नों का जो उत्तर भी है उसको खोजने के लिए पूरा मतलब देखना ज़ोर लगा देता हूँ मुझे मैं ये इसके लिए कि सही क्या है और गलत क्या है। तो कृपया आप थोड़ा इंतज़ार कर लिया करें। आपने अगर प्रश्न पूछा है तो मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा, भले देर हो जाए, लेकिन बार बार रिमाइंडर नहीं कीजिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। तो मैं अब मेन सब्जेक्ट के ऊपर आ रहा हूँ कि मैंने काफ़ी पीछे वो काली किताब के रेफरेंस में वीडियो बनाना शुरू किया था। काली किताब के बारे में जैसा थोड़ा सा मैं और बता दूँ कि ऐसा कहा जाता है कि पंडित जी ने लाल किताब के बाद 2 किताबें और लिखी थी। वो किताबें थी काली किताब और नीली किताब, लेकिन उनको कभी पब्लिश होते देखा नहीं गया। उनका स्क्रिप्ट किसके पास है ये भी नहीं मालूम और कब होगा ये भी किसी को नहीं पता। तो मैंने अपने अंदाजे से, अपनी जो मेरी छोटी समझ है उसके हिसाब से मैंने अंदाज़ लगाया कि लाल किताब के 2 बड़े एडिशंस हैं ये। काली किताब मतलब लाल किताब में ग्रहों के और घरों के जो अपने नेगेटिव एस्पेक्ट हैं उसका ज़िक्र बहुत तफसील से किया गया होगा, और नीली किताब में भी ग्रहों के शुभ असर के बारे में तफसील से बताया गया होगा, और दोनों किताबों में उपायों के बारे में भी बड़े तफसील से इनका ज़िक्र किया गया होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो बोल रहा हूँ ये सही है, लेकिन अपना एक अंदाज़ा है कि ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए मैंने शुरू किया था और मैंने गुरु के तीसरे घर तक मैं पहुंचा था। इसके बाद कुछ विद्वान दर्शकों ने हम बहुत ही बड़े क्वेश्चन उठाए थे, ज्वलंत क्वेश्चन उठाए थे कि ये आप क्यों नहीं दे रहे हैं। तो मुझे भी समझ में आया कि इसके वीडियोस पहले दूं, उसके बाद मैं काली किताब के बारे में तो मैं अपना वर्णन चालू रखूँगा। तो इतने दिनों बाद मुझे काली किताब के रेफरेंस में गुरु के बारे में बोलने का मौका फिर से मिला। आज मैं आपको चौथे भाव के संबंध में बताऊंगा कि चौथे भाव में जब गुरु आता है तो काली किताब के अनुसार इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं। हालांकि चौथा भाव जो है गुरु के लिए उच्च का भाव माना गया है,
उच्च की राशि नहीं है, वो उच्च का भाव है। लाल किताब में उच्च के भाव को ज़्यादा महत्व दिया गया है काल पुरुष कुंडली के अनुसार। तो उसमें कई अच्छी बातें हैं। अगर गुरु यहाँ शुभ पोजीशन में है उसके लिए बहुत सारी अच्छी बातें हैं। अभी मैं उन अच्छी बातों का जिक्र इसलिए नहीं करूँगा कि मैं यहाँ सिर्फ नेगेटिव बात जो काली किताब के रेफरेंस में है उसको करना चाहता हूँ। अच्छी बातें मैं तब करूँगा जब मैं नीली किताब में आऊँगा, तब मैं बताऊँगा कि उसके शुभ मतलब असर कौन कौन से हैं और किस किस पर लागू होते हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि जब शुभ असर की बात किया तो मेरा आपसे एक अनुरोध है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि अगर आपको कोई शुभ असर ऑलरेडी मिल ही रहा है किसी ग्रह से, तो उसको और ज़्यादा शुभ बनाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि परमात्मा ने आपको ऑलरेडी वो चीज़ दी हुई है कि आपको क्या चीज़ कितनी मिकदार में हज़म हो सकती है। ज़्यादा आप लेंगे तो बदहज़मी हो जाएगी, तबीयत ख़राब हो जाएगा। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे पास कई दर्शकों के अनुरोध आते हैं कि साहब फला ये ग्रह है और लाल किताब के अनुसार शुभ भी है, तो इसको और शुभ बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो मैं उनको यही जवाब देना चाहता हूँ कि ये और के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। आपके लिए जो मुनासिब है वो परमात्मा ने आपको दिया है, और करने के चक्कर में नुकसान भी हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अगर कोई ग्रह कुंडली में अशुभ दिख रहा है तो तब तक आप उसके उपाय के पीछे ना जाएं जब तक वो अपना शुभ फल दिखाने ना लगे। कई मर्तबा ऐसा होता है कि अशुभ फल दिखाने के बावजूद ग्रह का अशुभ फल नहीं मिलता, बल्कि शुभ फल ही मिलता है। इसके पीछे कुछ मिसिंग लिंक्स हैं लाल किताब की, और कुछ परमात्मा की कारगुजारी है कि उन्होंने एक अशुभ ग्रह को भी शुभ में परिवर्तित कर रखा है। तो वहाँ भी आपको हाथ नहीं देना चाहिए, ये मेरा अनुरोध है। अब मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ कि चौथे घर में शनि जब है तो चौथे घर में गुरु आया, तो काली किताब के रेफरेंस में इसको कैसे देखेंगे। तो चौथे घर में गुरु है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि चौथे घर में राशि कौन सी आई हुई है। तो यहाँ पे हम सिर्फ काली किताब के रेफरेंस में मकर राशि की बात करेंगे। अर्थात यहाँ पे गुरु नीच का हो जाता है मकर राशि में, लेकिन लाल किताब के हिसाब से चौथे घर में उच्च का होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैं जो समझता हूँ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों फलों की पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है, और दोनों एक्सट्रीम में बनती हैं। मतलब अगर आपके इसमें नेगेटिव फल मिलना है तो बिल्कुल एक्सट्रीम में आएंगे, भले उच्च का बैठा हुई है, और पॉजिटिव फल मिलना है तो वो भी एक्सट्रीम में आएंगे। तो चूँकि अभी हम नेगेटिव फलों की ही चर्चा कर रहे हैं, तो मैं इसका एक टेक्निक आपको बता रहा हूँ कि चौथे घर में गुरु है तो लाल किताब में बताया गया है कि चौथे घर में जो भी ग्रह आता है उसका प्रभाव वही होता है जो चंद्र का होता है, लेकिन असर वहाँ पे जाएगा इसका ज़्यादातर असर जहाँ पे शनि बैठा है। ये लाल किताब में लिखा हुआ है चौथे घर के लिए। तो अब इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ये देना चाहूँगा मैं कि चौथा घर लाल किताब में शनि का सेहन बताया गया है। मतलब चौथे घर का मुनसिफ घर, चौथे घर के अच्छे बुरे का इंसाफ करने वाला वहाँ शनि है, और अच्छा बुरा प्रभाव भी शनि पे ही जाएगा ज़्यादातर। सेहन है, ये सेहन के बारे में लाल किताब में एक चार्ट लिया हुआ है कि कौन से घर का कौन सा घर सेहन है। तो चौथा घर जो है वो शनि का सेहन है, तो इसीलिए चौथे घर में जो भी ग्रह आएगा उसका असर वही होगा जो चंद्र का होगा, और असर का ज़्यादातर हिस्सा वहाँ जाएगा जहाँ पर शनि बैठा। अब ये देखिए आप कि आप सबसे पहले गुरु चौथे घर में आके उच्च का हो गया तो आपने खुशी बनाना शुरू कर दी, ऐसा नहीं है। आप चंद्र को देखिए,
हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि चंद्र कैसी भी स्थिति में हो, गुरु अगर चौथे घर में है तो अच्छा होगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं पाया है। नहीं तो इतना कि डिस्क्रिप्शन लाल किताब में क्यों दिया होता। चंद्र की स्थिति देखिए, चंद्र कहाँ पे है, और वो चंद्र पारंपरिक कुंडली के हिसाब से उच्च का है, नीच का है, किस ग्रह के साथ कॉम्बिनेशन में है या नहीं है। चंद्र अगर केतु के साथ है या राहु के साथ है, या ऐसे घरों में है जहाँ पे उसका असर शून्य जैसा हो जाता है, जैसे 10वें घर में या 11वें घर में आ गया, तो उतना अच्छा असर नहीं आता है। अब ये असर जो भी बना, ये गुरु पे गया चंद्र का असर, और गुरु से वो रिफ्लेक्ट होके गया शनि पे। अब शनि यहाँ पर उसका काम करेगा एक्सेलरेटर का। अगर अशुभ प्रभाव है चंद्र का, गुरु के ऊपर आया है चंद्र का, तो ये अशुभ प्रभाव शनि पे जाएगा। शनि उसको एक्सेलरेट करेगा, उस अशुभ प्रभाव को बढ़ावा देगा। और कहाँ कहाँ पे इसका असर पड़ेगा? शनि जहाँ पे बैठा है वो अशुभ प्रभाव वहाँ से शुरू होगा और उसका चैनल बनेगा शनि की दृष्टि में जो जो घर आते हैं वो। जैसे शनि मान लीजिए 8वें घर में बैठ गया है, तो ये तो ऐसे ही काफ़ी इंटेंस हो गया। तो यहाँ 8वें पे तो उसने असर दिया ही दिया, शुभ असर। उसके बाद उसकी जो 7वीं दृष्टि जाती है वहाँ भी जाएगा वो। यहाँ 7वीं दृष्टि का ताल्लुक पारंपरिक है, मैं दोनों मिला के चल रहा हूँ। पारंपरिक अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आप छठी लीजिए, उल्टी दृष्टि। ये 8वें घर में शनि है तो उसकी उल्टी दृष्टि दूसरे पे जाएगी, जो फाइनेंस के लिए धन का स्थान है और धर्म स्थान भी है। तो ये इसके अलावा शनि की दृष्टि अपने से तीसरे और 10वें पर भी जाती है। तो ये जितने पॉइंट हैं, ये असर जो है ये वहाँ पे ख़राब असर देना शुरू कर देते हैं। सिर्फ किसकी वजह से? अगर चंद्र का असर बिगड़ा है। अगर जैसे मान लीजिए चंद्र के साथ ग्रहण योग लगा हुआ है, केतु या राहु आ गया है, तो वो ग्रहण योग गुरु के थ्रू शनि पे ट्रांसफ़र होगा और शनि के थ्रू उन जगहों पे जाएगा जहाँ पे शनि की दृष्टि जाती है। मतलब अगर आप काउंट करने बैठेंगे तो एक तो चौथा घर वो इफ़ेक्टेड हो जाएगा। इसके बाद चंद्र जहाँ पे बैठा है, मान लीजिए 12वां घर, वो इफ़ेक्टेड हो जाएगा। शनि जहाँ पे बैठा है, मान लीजिए 8वां घर, वो इफ़ेक्टेड हो जाएगा। और इसके अलावा अपनी दूसरा घर जहाँ पे अभी मैंने एग्जांपल में बताया है उल्टी दृष्टि जाती है, और इसके अलावा शनि की जहाँ जहाँ जैसे तीसरी और 10वीं दृष्टि होती है वहाँ वहाँ इसका असर जाएगा। तो ये जो कहलाएगी पूरी दृष्टि जो है ये काली दृष्टि बन जाएगी। अब हमने शुरू किया था कि अगर गुरु उच्च का है तो ये उच्च का मतलब दोनों तरह से उच्च का हो कि मतलब पारंपरिक के हिसाब से भी अगर ये कर्क राशि का हो और चौथे घर में तो बैठा ही है, तो ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और ये जो नेगेटिविटी है उसमें कमी आ जाएगी, थोड़ी, पूरी तो कमी नहीं आएगी लेकिन कमी आएगी। लेकिन ना उच्च का है और ना नीच का है, किसी और राशि का है, तब आप इसमें देख सकते हैं कि ये प्लस और माइनस दोनों बैलेंस में रहेंगे। मतलब प्लस भी आ सकता, माइनस भी आ सकता। किसका पलड़ा भारी रहेगा, ये दोनों चीज़ों को आप तौल के देखना पड़ेगा आपको। मतलब चंद्र से ही, चंद्र को आपको देखना पड़ेगा कि चंद्र की स्थिति से ही ये चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी। तो दूसरी चीज़ क्या है, गुरु के आजू बाजू के जो दो घर हैं, तीसरा घर और 5वां घर, इस पे ना तो गुरु की दृष्टि जाती ना कुछ है, लेकिन आस पड़ोस के ये हैं घर हैं। तो अगर गुरु का परिणाम ख़राब आता है तो ये दोनों घर भी अफेक्टेड हो जाएंगे। तीसरा घर जैसे भाई बहनों का घर है और 5वां घर प्यार मोहब्बत अपना एजुकेशन, इसका घर है, ये दोनों इफ़ेक्टेड हो जाएंगे और यहाँ का परिणाम भी बुरा हो सकता है। तो कहते हैं ना, बुराई बहुत तेज़ी से चारों तरफ फैलती है। तो ये एक चौथे घर के गुरु के बारे में मैंने आपको ये एक हिंट दिया है। और मैं फिर बता दूं, ये मैंने जो बताया इससे कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें आपका ये स्टैंडर्ड वो नहीं है, ये मेरे अपने ओपिनियन भी इसमें शामिल है।
और मैं समझता हूँ कि इसमें ऐसा नहीं है कि सभी लोग इसमें सहमत हो जाएं। अच्छा, गुरु के बारे में ये बता दूँ, एक ख़ासकर ये चक्कर है कि यहाँ पे अगर गुरु है और गलत परिणाम दे रहा है, मान लीजिए कि इसका गलत परिणाम राहु की वजह से हो रहा है, राहु की दृष्टि से या राहु के घरों में आने की वजह से गुरु के, तो पूरी चीज़ें उल्टी पल्टी होने लगती हैं। मतलब अच्छे घर में बैठा हुआ गुरु वो कुछ अनैतिक संबंधों के बारे में भी सोचना शुरू कर देता है या उसको एग्जीक्यूट करने की भी सोचता है। और इस तरह का जब कोई परिणाम आता है तो ऐसा जातक जब माता के गर्भ में आता है तो माता को भी तकलीफ़ शुरू हो जाती है। पैदा होने के बाद तो माता को जो भी होता तकलीफ़ है, इसको भी शुरू हो जाती है, और ये एक बर्बादी का बायस बन जाता है। तो इसके लिए बड़ा मुश्किल होता है इसको संभालना किसी उपाय के द्वारा। इसके लिए बेस्ट उपाय तो यही होता है कि ऐसे जब ये बच्चा जन्म ले और इसी कुंडली में इस तरह का भाव आए तो उसको शुरू से इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाए कि वो अपने माता पिता का कहना मान के चले। ये एक उपाय है। इससे बहुत कुछ इविल इफ़ेक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं, पूरे नहीं होंगे लेकिन बहुत कुछ ख़त्म हो जाएंगे। और ये काली किताब के रेफरेंस में जो उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है वो भी बहुत हद तक सही हो जाएगा। तो अगले वीडियो में भी मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इसी पे मैं बोलूँगा, और उम्मीद करता हूँ आगे पसंद आएगा। और मैंने जैसे बताया कि मैं कोई फाइनेंशियल उसके लिए नहीं कर रहा हूँ, तो आपको अगर पसंद आए तो आप अपने कमेंट्स में जाके इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ये आपकी मर्ज़ी है।